इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जेपी पावर के अंदर भी अपनी बुद्धि को तेज करना है, पिघलना नहीं है। क्योंकि जिस कंपनी का 2009 में 35 रुपये का शेयर था, 2022 में भी सितंबर में 35 रुपये करीब का ही शेयर मिल रहा था, यानी कि इस शेयर के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। हाल ही में हमें देखने को मिला कि ओला ने एक नया कदम रखा स्वच्छ ऊर्जा की तरफ, जहां उसने अपनी बैटरियों के बारे में बताया और वो बैटरियां जो ये ला रहा है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे ओला की क्या रणनीति है, बात करेंगे कि भारत के अंदर सबसे बड़ी जल विद्युत की परियोजना है जो शुरू हो रही है और वो कौन सी कंपनी की परियोजना है। जैसे कि आपको बताई है कि अरुणाचल प्रदेश में एनएचपीसी की कई परियोजना चल रही है, उसमें से सबसे बड़ी परियोजना जो है सुबनसिरी है, उसके ऊपर अपडेट आया है सर, है ना। तो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। दूसरा, वेदांता ने जब जेपी सेट के लिए 17,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई और 12,600 करोड़ की बोली अडानी जी ने लगाई, और अभी भी जो इसके ऋणदाता हैं अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि भैया वो किसको ये जो जेपी सेट है सौंपेंगे, क्योंकि ये दिवालिया हो गई है। और आपको समझना चाहिए कि दिवालिया जो कंपनी जेपी सेट हुई है उससे पहले भी इनकी एक कंपनी दिवालिया हो चुकी है। अब इनके पास एक कंपनी और है, वो है जेपी पावर, और जेपी पावर का कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो जेपी सेट से भी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि 24% की हिस्सेदारी जेपी एसोसिएट की जेपी पावर के अंदर है। चीज़ों को समझो, जब जेपी एसोसिएट दिवालिया की चीज़ें में गया तो उसका शेयर काफ़ी ऊपर था, काफ़ी ऊपर का शेयर था, 20, 22, 23, 24 रुपये करीब उसका शेयर गया था। वहाँ भी लोग उत्साहित हो गए थे। अब उसका शेयर 4 रुपये से नीचे आ गया है और क्या हुआ है, दिवालिया हो गया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जेपी पावर के अंदर भी अपनी बुद्धि को तेज करना है, पिघलना नहीं है। क्योंकि एक मौका जेपी पावर के अंदर फिर से आ सकता है, वो आएगा तेजी का। क्योंकि अगर ये जो डील के सिलसिले, तो अगर वेदांता के पास ये कंपनी जा रही है उससे कुछ भी इफेक्ट जेपी पावर के अंदर नहीं पड़ा, पर अगर जेपी एसोसिएट के लिए ऋणदाताओं ने, अगर कह रहा हूं अगर, वो अगर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल भी मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी और वो थी डालमिया भारत की। क्योंकि डालमिया भारत ने वहाँ एक चीज़ बोली, उसने कहा कि अगर वो दिवालिया कंपनी जेपी सेट का अधिग्रहण नहीं कर पाई, जो उसको नहीं मिल पाई, क्योंकि वो भी बोली जाता है, तो उसका बी प्लान चालू रहेगा। ग्रीनफील्ड यहाँ पर देश के अंदर वो वर्क करती रहेगी, अलग अलग तरीकों से, नई नई तरीकों से करेगी। तो यानी कि डालमिया भारत ने भी हमें जता दिया है कि अभी डील फाइनल नहीं हुई है कि जेपी सेट किसकी झोली में जा रही है। समझो मेरी बातों को। वही चीज़ है, आपको समझना है कि अगर नाम उछल गया कि भैया कि क्योंकि अडानी ग्रुप जो है वो इकट्ठे ही पैसा सारा देगा, पर जो वेदांता ने अपनी स्थिति अलग अलग तरीके से बताई है, भैया किस्तों में देगा वो, तो ऋणदाता को क्या पसंद आ रहा है वो चीज़ देखने वाली होगी। इसलिए आपको बहुत संभल कर रहना है। देखो सर, रिजल्ट भी आ गया है और कहीं एक न्यूज़ लगता है मुझे आगे आ सकती है कुछ इसके अंदर ऐसी खबरें जो जेपी पावर की तेज़ी ला सके जेपी सेट की वजह से। आपको गंभीरता के विषयों के साथ बिल्कुल सतर्कता की तरह चलना है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ जो जेपी सेट के साथ हो गया, क्योंकि हमने जेपी सेट सीख लिया ना कि उसके अंदर जब चीज़ें अच्छी हुई तो वो शेयर ऊपर गया था, उसके बाद वो डिफ़ॉल्ट होता गया, उसकी वजह से वो कहाँ लुढ़क गया है। लेकिन जेपी पावर तो अच्छा वर्क कर रहा है, पर हमें सतर्कता की तरफ और चलना पड़ेगा। न्यूज़ आ रही है, देखो सर, क्यों इतने बड़े बड़े कंपनियाँ जैसे ग्रुप, डालमिया भारत हो गया, अडानी जी हो गए, वेदांता हो गए, और कई कंपनियां हैं जो जेपी पावर को जेपी एसोसिएट को लेने की स्थितियों के साथ है। क्यों? क्योंकि इनके पास ना भैया रियल एस्टेट में भी काफ़ी ज़्यादा संपत्तियां हैं, क्योंकि इनके पास कर्जा तो है पर इनके पास जो संपत्तियां हैं ना वो बहुत सारी है। चाहे उसके अंदर स्पोर्ट्स सिटी हो, चाहे इनके अंदर एयरपोर्ट के पास ज़मीनें हो, या रियल एस्टेट की बहुत सारी चीज़ें हो, सीमेंट का कारोबार हो, पावर का कारोबार हो,
या आपको देखने को मिले होटल्स के रिजॉर्ट उनके पास, तो काफ़ी संपत्तियां हैं, इसलिए इतने बड़े बड़े जो लोग हैं दिलचस्पी लगा रहे हैं। पर आपको नहीं बोलना है, क्योंकि बोलियों में तो जीत गया है वेदांता, पर अभी भी जो इसके क्रेडिटर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि वो डिसाइड करेंगे किसको कंपनी देंगे। तो ये एक अहम मुद्दा है, न्यूज आई है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। आपको रहना है संभल कर। तेजी की स्थितियां या गिरावट की स्थितियों में भी बंदा संभल के रह सकता है, वो अपनी स्थितियों के द्वारा होगा। तो यही तो भैया एक साइकोलॉजी होती है जिसको हमें खोजना पड़ता है। अभी हाल ही में हमें देखने को मिला कि ओला ने एक नया कदम रखा स्वच्छ ऊर्जा की तरफ, जहां उसने अपनी बैटरियों के बारे में बताया। और वो बैटरियाँ जो ये ला रहा है वो बहुत ही किफ़ायती है, बहुत ही अच्छी है, जिससे आगे बिजनेस के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अच्छी यूज हो सकती है इनकी बैटरियाँ। तो इसने जता दिया कि ओला सिर्फ अपनी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नहीं जाना जा रहा है, बल्कि ओला अपनी स्थितियों को और आगे बढ़ाकर भी वर्क करेगा। और उसके लिए उसने बैटरी की चीज़ें बता दी आगे, और अपने बिजनेस को बता सकता है। एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, और तब ये न्यूज़ निकल कर आ रही है जब ओला ने अपनी ओला शक्ति के द्वारा अपनी बैटरी ऊर्जा के बारे में हमें बताया, तब ये न्यूज़ निकल कर आई है, और वो है फंड जुटाने की। अब ये फंड जुटाने की जो हमारी न्यूज़ सामने आई है वो आई है CNBC TV 18 की। ओला इलेक्ट्रिक बोर्ड ने 1500 करोड़ रुपए तक के फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कंपनी इस धनराशि का उपयोग किस लिए करेगी। हालांकि ईवी निर्माता ने हाल ही में ओला शक्ति के साथ मोबिलिटी बाजार से आगे बढ़कर स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश करने की अपनी योजना की घोषणा की है। ओला इलेक्ट्रिक ने एक्सचेंजों को बताया कि कंपनी सार्वजनिक पेशकश या तो राइट इशू के साथ ला सकती है, QIP के साथ ला सकती है, अलग अलग स्थितियों के साथ ला सकती है, या डिबेंचर के साथ ला सकती है, वारंट के साथ ला सकती है। किसी भी तरीके से ये चीज़ें लाएगी, पर अभी ये स्पष्ट नहीं है कि कंपनी जो ये धन जुटाएगी उसका यूज़ वो किस चीज़ के लिए करेगी, क्योंकि अभी बैटरी के साथ आगे बढ़ी है। तो ये भी आपके लिए न्यूज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाल ही में अभी हम देखें तो 16 अक्टूबर को पोर्टेबल बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली ओला शक्ति के शुभारंभ की घोषणा किसने की थी? स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ते हुए ओला ने की थी। और ओला को अब पैसों की ज़रूरत है, वो है 1500 करोड़ का। अब किस माध्यम से लाएगी, इन्होंने एक्सचेंजों को बता दिया है पहले ही। अब किस चीज़ के लिए होगा, किस माध्यम से होगा, वो हमें न्यूज़ के द्वारा पता लगना पड़ेगा। ये भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक न्यूज़ मैं आपको बताऊं, देखो देश के अंदर सबसे बड़ी जो कंपनी है जल विद्युत के अंदर, जो परामर्श जल विद्युत की परियोजना, और जल विद्युत के अंदर काफ़ी परियोजना जो है NHPC की चले, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, सरकारी कंपनी है NHPC। NHPC के शेयरों के अंदर अभी आपको 1-2 साल से ही कुछ तेज़ी के संकेत देखने को मिले, अभी गिरावट है। लेकिन अगर आप इसकी पुरानी विधि देखें, मैं देख रहा था कि 2009 सितंबर 2009 में इसका शेयर जो 35 रुपये करीब का था, उसके बाद नीचे आया, कुछ ऊपर नीचे हुआ, और 2022 तक भी इसका शेयर जो है 35 की रेंज में ही घूम रहा था। यानी करीब करीब 13 से 14 साल हो गए। जिस कंपनी का 2009 में 35 रुपये का शेयर था, 2022 में भी सितंबर में 35 रुपये करीब का ही शेयर मिल रहा था। यानी कि इस शेयर के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। पर 2022 के बाद इस कंपनी के अंदर चीज़ें अच्छी, और ये 100 रुपये से भी ऊपर शेयर पहुंचा। तो अब लोग कह रहे हैं सर ये तो सर गिरता जा रहा है। भैया, जिस कंपनी का शेयर 12 से 13 14 साल से एक ही रेंज में था, और 2-3 साल के अंदर उसने अच्छी स्थितियां दिखा दी, और उसके बाद भी उस रेंज से ऊपर है, 35 रुपये की रेंज से तो ऊपर ही है ना, तो अभी भी काफ़ी ऊपर की तरफ शेयर है ये। आप उस हिसाब से भी देखो, जो 13-14 साल तक के इन्वेस्टर वेट भी करते हैं। देश की बड़ी कंपनी है, काफ़ी परियोजना इसकी चल रही है, और अगर स्थितियों को अगर आप भापें तो एक बड़ी न्यूज़ निकल कर हमारे सामने आ रही है, जो आ रही है अरुणाचल प्रदेश से। और इस न्यूज़ को आपको समझने के लिए देखो सर, द हिंदू की न्यूज़ है, भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना का परीक्षण शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश असम सीमा पर स्थित भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना की 8 इकाइयों में से एक का परीक्षण शुरू हो गया है, जो इसके शीघ्र ही चालू होने का संकेत है। NHPC लिमिटेड के अधिकारियों ने कहा कि 2000 मेगावाट सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की पहली 250 मेगावाट इकाई की वेट कमीशनिंग शुरू शुक्रवार 24 अक्टूबर 2025 को शुरू की गई है।
तो ये बड़ी न्यूज आ गई है एनएचपीसी के लिए। एनएचपीसी के एक प्रवक्ता ने शनिवार 25 अक्टूबर को द हिंदू को बताया, वेट कमीशनिंग मूलतः बिना बिजली पैदा किए गए मापदंडों की जांच के लिए टर्बाइनों का एक परीक्षण है। अभी जो जांच की गई है वो बिना पानी भरे, यानी कि जो भी जिससे बिजली से जो बनती है वो जल विद्युत से बनती है, जल से बनती है, इसलिए जल विद्युत बन जाती है। तो अभी उसकी जो जांच की है बिना पानी की है। जल प्रवाह के साथ परीक्षण में 4 से 5 दिन लग सकते हैं, यानी कि अभी भी जो इसका परीक्षण होगा तो उसके अंदर 4 से 5 दिन लगेंगे, जहाँ पर जल प्रवाह जल भर के इसकी जो परीक्षण होगा। तो एक अच्छी न्यूज़ हमारे सामने आ गई। सुबनसिरी लोअर परियोजना में 250 मेगावाट की 8 इकाइयाँ हैं, तो यानी कि 2000 मेगावाट की होगी, जिसके अंदर 250 मेगावाट की स्थिति शुरू हो गई है। और उन्होंने बताया कि इनमें से 4 इकाइयाँ परीक्षण के लिए तैयार हैं, तो यानी कि 1250 मेगावाट की जो इनकी परियोजना है वो जल्दी ही आपको स्थितियों के साथ अच्छी देखने को मिलेगी। अगले चरण में परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू करने के लिए कम से कम 2 इकाइयों को एक साथ जोड़ना शामिल है। अंतर्राज्यीय सीमा पर गुरुकामुख में स्थित सुबनसिरी लोअर परियोजना जनवरी 2005 में शुरू की गई थी। असम में बांध विरोधी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन और नदी के बहाव पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को चिंता के कारण 2011 में इस परियोजना पर काम रोक दिया गया था। तो यानी कि 2005 में इसकी स्थितियाँ हुई, लेकिन 2011 में इस काम को रोक दिया। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके ऊपर कहा कि भैया इसको स्टार्ट करना ज़रूरी है, फिर जाकर इसके ऊपर दोबारा से काम हुआ। तो ये 2005 की परियोजना अब 2025 में इसकी पहली इकाई 250 मेगावाट की शुरू हो रही। तो ये भी हमारे लिए विषय है अच्छा, क्योंकि ये जो परियोजना है 2000 मेगावाट की और देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस पूरा करने के लिए दबाव डालने और एनएचपीसी द्वारा उन्नत समन और सुरक्षा उपायों को अपनाने के बाद अक्टूबर 2019 में काम फिर से शुरू कर दिया गया था। इसके अंदर एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक भुवेंद्र गुप्ता, जो वेट कमीशनिंग कार्यक्रम में उपस्थित थे, ने कहा कि ये उपलब्धि निगम की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का एक उज्ज्वल प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक परियोजना मील का पत्थर नहीं है, यह भारत के स्वच्छ, हरित और आत्मनिर्भर ऊर्जा भविष्य की ओर निरंतर बढ़ते कदम को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छी नीति जो है एनएचपीसी के साथ। और एनएचपीसी का जो Q2 का रिजल्ट आ रहा है वो 6 नवंबर को आ रहा है। और एनएचपीसी जो है भैया डिविडेंड भी देती है, हमें तो मिलता है, डिविडेंड भी कंपनी देती है, तो ये आप समझ कर चलें। देखिए भैया कंपनी के पास कितनी और निर्माणाधीन या परियोजनाएं हैं जो हमें देखने को मिल सकती है। तो एनएचपीसी के पास 15 परियोजनाएं और भी ज़्यादा हो सकती है, जिनकी कुल क्षमता लगभग 10,604 मेगावाट है। इनमें शामिल है 8 हाइड्रो परियोजनाएं, 7 सौर ऊर्जा परियोजनाएं जो 1190 मेगावाट की, और जो जल विद्युत है वो 8,514 मेगावाट की। यानी कि एनएचपीसी जो है सौर ऊर्जा की तरफ भी कंपनी वर्क कर रही है, आप समझ कर चलना। अन्य चरण की मंजूरी भी इसको मिलने की जरूरी है, जो है प्रतीक्षा के ऊपर है। 10 परियोजना है, 8 हाइड्रो है, 2 सोलर पर है, जिनकी कुल क्षमता 7,666 मेगावाट है। संरक्षण और अन्वेषण 9 परियोजनाएं, 3 और 6 पंप भंडारण है, जिनकी कुल क्षमता 10,830 मेगावाट की है। तो यानी कि कंपनी के पास काफ़ी परियोजनाएं हैं जो अभी लंबित है, और उसके ऊपर चीज़ें अच्छे होने की स्थितियाँ हमें देखने को मिल सकती है। तो ये वो स्थितियाँ हैं कंपनी के हमें समझनी जरूरी थी। अच्छा, कंपनी का अगर मार्केट कैप देखें 85,172 करोड़ का है, करंट प्राइस 84 रुपये करीब का है, हाई 92 रुपये का था, 71 रुपये कंपनी का लो था। जून 2024 में कंपनी ने अपनी सेल को 2,694 करोड़ की करी थी और 1,102 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। जून 2025 में कंपनी ने साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर सबसे ज़्यादा सेल करी थी, जो 3,214 करोड़ की है, और 1,131 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। यहाँ से आपको समझना चाहिए कि एनएचपीसी जो है जल विद्युत के अंदर अच्छा वर्क करी है, तभी जाकर इसकी सेल जो है साल दर साल ज़्यादा हुई है। तो यानी कि जल विद्युत भी एक अहम भूमिका जो है नवकरणीय ऊर्जा की तरफ लगाएगा। जो हमारा 500 गीगावाट का 2030 का हमारा लक्ष्य है नवकरणीय ऊर्जा के अंदर, तो वहाँ जल विद्युत की भी एक बड़ी उपलब्धि होगी, ये आप समझ कर चलना। अच्छा, अगर हम कंपनी का रिजर्व देखें 29,623 करोड़ का है। उधार कंपनी के पास ज़्यादा है, जो 39,557 करोड़ का है। और अगर हम प्रमोटर की बात करें 67.40% है। एफआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, जो 10.05% है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा कम किया है, 10.54% है। गवर्नमेंट कंपनी के अंदर 1.13% है, और पब्लिक कंपनी के अंदर भी कम हुई है, जो 10.88% है। तो आज हमने एनएचपीसी, ओला और जेपी एसोसिएट, जेपी पावर की रणनीतियों को समझा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया है।
जो भी चीज़ें हैं वो न्यूज़ आधारित है, न्यूज़ से ही हमने अपनी साइकोलॉजी बनाई है, वो सबके सामने है। तो आप अपनी बुद्धि को भी अपने हिसाब से एनालाइज की ओर लगाएं सर, है ना। किसी की बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ समझ कर देखिए, चिट्टी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।